जी वेलकम बैक फरा। अब बहुत ही अहम चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ भी है और बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जो अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है ना, उस हवाले से जो हम अब स्टोरी करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। दरबार करतारपुर में बाबा गुरु नानक जी की 3 रोज़ा ज्योति जोत की तकरीबात इस वक्त जारी है। ये करतारपुर राहदारी बनने के बाद पहली और मजमूई तौर पर 481वीं ज्योति जोत ये तकरीब है, जिसकी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल और इसका सिलसिला जो है वो जारी है। ये 20 सितंबर से ये मामला शुरू हुआ है और 22 सितंबर तक ये तकरीबात जो हैं गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुरा में जारी रहेंगी। और मुल्की तारीख में पहली बार नगर कीर्तन का जो जुलूस है ये गुरुद्वारा दरबार साहब से 0 लाइन तक जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत ने रिवायती अपनी हठधर्मी बरकरार रखते हुए अपने सिख शहरियों को इस साल बरसी की तकरीबात में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी, जो कि एक जिसे कहना चाहिए दोनों मुल्कों का जो एक रवैया है अपने मुख्तलिफ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मामले में, इंसानी हकूक़ के मामले में, मजहबी रवादारी के मामले में, वो यहाँ पे खुल के कहा यह जा रहा है कि जी कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं। कोरोना की वजह से दीगर ममालिक में लोग ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जो एक उनका लगाव है, कुछ मकामात होते हैं जिनसे आपको लगाव होता है। तो जितने भी हमारे सिख बहन भाई हैं उनको लगाव है करतारपुर से और उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। इस सारे मामले पे बात करेंगे। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चावला साहब बहुत शुक्रिया। चावला साहब, ये तकरीबात कितनी अहम है और पाकिस्तान क्या पैगाम दे रहा है? जब पिछले साल करतारपुर राहदारी मुकम्मल हो गई, पहली बार ये मौका आया है और भारत का जो रवैया है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं 92 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, फरा जी आपका और आपके पूरी टीम का। और उसके बाद जो आज का दिन है ये बहुत ही अहम है हमारे सिख मज़हब में, क्योंकि हमारी गुरबाणी ये कहती है कि जग जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन सोवा। वो जो जगह है जहाँ पे बाबा पैर रखता है वो हमारे लिए पूजा के काबिल है। तो ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे हैं और एक फार्मूला वहाँ पे दिया है 3 चीज़ों का कि नाम जपो, किरत करो, वंड छको। और ये वहाँ पे सिर्फ फार्मूला दिया नहीं, करके भी दिखाया है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि पाकिस्तान ने मोहब्बत का इजहार किया, जैसे इमरान खान साहब ने, कमर जवेद बाजवा ने मोहब्बत का इजहार किया, तो सिख कौम, हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किस अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करें कि करतारपुर राहदारी खुली है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ फौज की गवर्नमेंट नहीं, जब भी कोई भी गवर्नमेंट आई है तो रियासत पाकिस्तान जो थी उसने हमेशा ही अक़लियतों के साथ मोहब्बत, रवादारी और अच्छा सलूक किया है। मगर आज का जो दिन है इस पर कोविड का बहाना बना के संगतों को वहाँ से रोकना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज्यादती है। और इंडिया का जो सौतेलापन है वो आज उन्होंने फिर दिखा दिया है। और वो कभी भी नहीं चाहते कि मुसलमान खुश हों या सिख खुश हों। तो सिखों के लिए ऐसे है कि हम जा रहे हैं अपने जो मदीने में, गुरु नानक साहब के आखिरी जहाँ पे रसूमात हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक साहब ने पर्दा किया। तो वहाँ पे जो गुरु नानक साहब के मानने वाले थे और मुसलमान भाइयों ने कहा नहीं हमारे वली हैं, हम दफनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हमारे गुरु हैं, हम जलाएंगे। तो बॉडी गायब हो गई जी। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट जगह और इतनी इम्पोर्टेंट जगह से उनका आवाम को रोकना, मैं कहता हूँ ये बहुत ही नारवा सलूक है। बिल्कुल, जैसे आपने गुरबानियों की बात की, गुरु ग्रंथ की बात की, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी, मुसलमानों में भी दूसरे जो मजहबी अमलाक हैं या मज़ाहिब हैं उनके लिए एक ख़ास प्यार, एक ख़ास तरह का एहसास जो पाया जाता है। पहली दफ़ा करतारपुर में ये जो बरसी की तकरीब है गुरु नानक देव जी की, ये बरसी की जो मामलात सारी है, आपके ख्याल में कितने भारत का ये कदम कितना नामुनासिब है? और इस पे क्या आप सोच रहे हैं जो सिख तंजीम है जैसे चेयरमैन पंजाबी सिख संगत या और लोग, इसके बारे में कोई एहतजाज भी करेंगे, कुछ इस मामले को हाईलाइट भी करेंगे, या चुपचाप सह लिया जाएगा कि एक मजहबी मौका है और उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही? यही रवैया और सलूक जो है कश्मीर में भी हम देखते हैं कि मुहर्रम का मामला हो या ईद का मामला हो, मस्जिदों में जाने की इजाज़त नहीं है, उनको मुख्तलिफ बारगाहों में जाने की इजाज़त नहीं है। तो इंडिया का ये रवैया तो हर एक मज़हब के लोगों के साथ सामने है। देखें जी, हम खालिस्तान की डिमांड क्यों करते हैं? इस वजह से कि ये जो मोदी सोच है, ये जो शिवसेना सोच है, ये जो बाल ठाकरे सोच है, ये जो सोच है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमें अपनी मजहबी आज़ादी नहीं है वहाँ पे। आप देखते हैं, देखो ये करतारपुर कॉरिडोर का खुलना जो है
ये बहुत ही बड़ी बात है। और ये पहली दफा ये बरसी जो है ये पहली दफा मनाई जा रही है वहाँ पे इतने बड़े अंदाज में। पहले भी मनाई जाती थी मगर उसमें इतने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अभी हमें ये था कि 5000 जो इंडियन है उनको तो हमने वैसे इजाजत दी रखी है कि आप रोज 5000 आ सकते हैं, मगर जो स्पेशल इवेंट होता है उसमें हमने ये कहा है कि आप 20,000 25,000 भी आ सकते हो। तो उन्होंने एक बंदे को भी नहीं आने दिया। मैं समझता हूँ कि जैसे वो सिख कौम के साथ करते हैं 1984 में जैसे किया, बाद में वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की जैसे बेदबी होती है, तो किसान वहाँ पे जैसे खुदकुशियां करते हैं, तो ये भी अब उसका हिस्सा बन गया कि वो हमें इतना जुल्म कर रहे हैं कि हमें अपने गुरुद्वारा में नहीं जाने देते। ठीक है, चावला साहब ये कहिएगा, जो यूनिटी का पैगाम दिया बाबा गुरु नानक देव जी ने, और वो ऐसा पैगाम था कि जो भी 18 साल जो आपने बात की करतारपुर में उन्होंने गुजारे, जब वो ये पैगाम देते थे तो कोई भी मज़हब होता था उसके लोग वहाँ पर आते थे, उनके पास बैठते थे और वो यूनिटी का पैगाम अपने इलाकों में लेकर जाते थे। उस पैगाम के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। देखो, जो गुरु नानक साहब ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल तो पैदल सफ़र किया है, जिसमें वो बगदाद भी गए हैं, मक्के भी गए हैं और पूरा 4 उदासियाँ की हैं। 4 दफ़ा वो घर से निकले और 40 साल वो तबलीग करते करते अल्लाह ताला की तबलीग करके हम पे पहुँचे। मगर गुरु नानक साहब ने पूरे उस टन्योर में किसी मजहब की तबलीग नहीं की, सिर्फ इंसानियत की और अल्लाह ताला की है। और गुरु नानक साहब का ये कौल है कि आपे बीज आपे ही खाए, नानक हुक्मे आए जाए, जो बीजोगे वो वहां पे खाओगे और अल्लाह के हुक्म में आए हो अल्लाह के हुक्म में जाओगे। यही उनका पैगाम था और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए था। और इस पैगाम को भी भारत वाले जो हैं वो भी दुनिया तक नहीं पहुंचने दे रहे, जो सीधी बात है। हम चाहते हैं कि गुरु नानक साहब का नाम, जैसे अब ननकाना साहब में गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन रही है, जैसे यहाँ पे एक फॉरेस्ट 2550 किले यहाँ पे है, वो वागजार करा के जो वहां पे एक जंगल लगा है और इमरान खान साहब ने उस जंगल को गुरु नानक फॉरेस्ट का नाम दिया है। तो हम वो गुरु नानक साहब का नाम पाकिस्तान की तरफ से तो बढ़ रहा है, मगर इंडिया वाले, इंडिया की जो सोच है, उनकी जो नेगेटिव सोच है, जो RSS की सोच है, जो रॉ की सोच है, वो ये नहीं चाहते कि गुरु नानक साहब का नाम बढ़े। गुरु नानक साहब का जो फलसफा है वो दुनिया तक पहुंचे। गुरु नानक साहब ने जो इंसानियत का प्रचार किया है, गुरु नानक साहब ने जो एक अल्लाह का प्रचार किया है, जो बुत परस्ती, ऊंच नीच, जात पात को नफी किया है, वो प्रचार वो दुनिया तक पहुंचने नहीं देते। बिल्कुल सही, कोई तो गुरबाणी की भी वाला नहीं है, मोदी नहीं। बिल्कुल सही चावला साहब, ये 481वीं बरसी जो है गुरु नानक देव जी की, हम चाहेंगे कोई गुरुबाणी, गुरु ग्रंथ से कुछ आप हमें शेयर कर सकें जाते जाते। जी बिल्कुल, गुरु नानक साहब, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, हमारे गुरु हैं, हमारे आखिरी गुरु हैं, उसकी बाणी है कि यूनिटी की। उसमें बाणी है कि अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे। उसमें गुरुओं के साथ साथ भक्तों की भी बाणी है। उसमें बाबा फरीद साहब की बाणी है, उठ फरीदा वुजू साज, सुबह नमाज गुजार, जो सिर साइना ने में सो सिर का पुतार। तो ये गुरु ग्रंथ साहब जो है ये गुरु नानक साहब की गुरु है और ये ऐसा गुरु है कि ये सांझा गुरु है। इसमें गुरुओं के साथ साथ बाकी मज़ाहिब के भी सब मौजूद हैं और सरब सांझवालता जो है उसका ये पैगाम है। अच्छा, अमन का पैगाम है, थोड़ा सा यूनिटी का पैगाम है। बिल्कुल से एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी हमजा, और मैं चाहूँगी इसकी तस्दीक करें आप। मुझे इल्म हुआ है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब जो है ये भी गुरु, ये आपकी मुकद्दस किताब है जिसको गुरु माना जाता है, और इस किताब को यानी वो समझते हैं कि ज़िंदा है और रात के वक्त एक कमरे से दूसरे बेड पे ले जाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह से है। ये जो बात हमने सुनी है और मैंने यहाँ बयान की, इसमें कोई सदाकत है और ये इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मैं आपको बताता हूँ कि सिख कौम जो है वो गुरु के बगैर एक मिनट भी नहीं रही। गुरु नानक साहब ने अपना दूसरा गुरु यानी कि नायब मुकर्रर करके फिर दुनिया से पर्दा किया। दूसरे गुरु ने तीसरी गुरु को नायब मुकर्रर करके फिर पर्दा किया। जो हमारे 10वें गुरु थे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु गद्दी यानी कि जो गुरु गद्दी पे गुरु ग्रंथ साहब को बिठाया, और गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पेज हैं। 1430 पेज में एक से लेकर एक ओंकार, अल्लाह एक है से शुरू होता है और 1430 तक सिर्फ उस अल्लाह की इबादत है। और हमारे आखिरी गुरु ने यह कहा है कि अगर तुम लोग इस अल्लाह की वाहदनियत को तस्लीम करते हो तो गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाओ, माथा टेको। तो हम अपने उस गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं, जिंदा गुरु मानते हैं। सुबह हम गुरु ग्रंथ साहब को खोल के बड़े धूमधाम से जहाँ पे रखते हैं उसको प्रकाश स्थान कहते हैं, और शाम को गुरु ग्रंथ साहब को समाप्ति करके गोपाल सिंह चावला साहब
उठा के बिल्कुल, उसको जिस कमरे में रखते हैं उसको सुखासन स्थान कहते हैं। बिल्कुल जी सही, बिल्कुल, हमारे जिंदा गुरु हैं गुरु ग्रंथ। बिल्कुल बहुत चावला शुक्रिया साहब, बहुत चावला शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया। जी, thank you very much। हम पाकिस्तान जो हैं पूरे दिल के साथ तमाम उस सिख बरादरी को जो कि यात्रा के लिए आए हुए हैं, पाकिस्तान में खुशामदीद भी कहते हैं और उनकी इस मजहबी रसूमात जो हैं उस पर उनके साथ हैं, इसी सेंटिमेंट्स के साथ जिसके साथ 92 ने आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में इस ये जो बरसी है इसकी तकरीबात के हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब एक खबर जिसने कल मेरा दिल तोड़ा है ना, और ये अब खबर जो है ये परेशानी की बात है, क्योंकि हम खुश तो हैं कि स्कूल्स खुल गए हैं फरा, लेकिन उसके साथ कई चीज़ें अटैच हो जाती है। सिर्फ कोरोना का मामला नहीं है, और बड़े मामला हैं जो उसके साथ। आपको पता है बच्चों पे कितना प्रेशर है। अभी जो बोर्ड के रिजल्ट्स आए उन्होंने क्या किया कि 9th के ग्रेड्स की असेसमेंट ही 10th पे दे दी। अब बच्चे इतने डिप्रेस हैं कि अगर 9वीं में वो उस सब्जेक्ट में फेल हुए तो 10वीं में भी उसको फेल कर दिया गया। अब O लेवल A लेवल के बच्चों की तो सुनी गई, वो तो नेशनल एक ट्रेंड इंटरनेशनल बन गया वहाँ पे, तो थैंक्स टू अदर नेशंस के वो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया, तो पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हो गया। इन बच्चों की जो बोर्ड्स के अंदर है इनकी कौन सुनवाई होगा कैसे, फिर इसके नतीजे में एक डिप्रेशन पैदा हो रहा है। आपकी ने शायद खबर पड़ी हो कि एक बच्चे ने जो है वो इसी तरह दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली, और खुदकुशियों का रुझान फिर ये जो रोज़ाना जिनसी दरिंदगी के मामलात होते हैं, हर औरत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, हर औरत इनसिक्योर है। इस हवाले से बातचीत करेंगे हम माहिर नफ्सियात से। उज़मा सदाकत हमारे साथ हैं। उज़मा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है और उसके साथ साथ डिप्रेशन है, ख़ासतौर पे बच्चों में डिप्रेशन, बताइएगा डील कैसे करें इससे? डिप्रेशन की बात है तो बहुत सारे दबाव जो है वो टीनेजर के अंदर एक आ रहे होते हैं, जिसमें पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर साथ ही जो लड़के लड़कियां हैं वो कुछ करने को कह रहे होते हैं। पर्सनल वैल्यूज़ किसी बच्चे की इजाज़त नहीं दे रही होती, जैसे ड्रग्स इस्तेमाल करने का रुझान है, क्लासेस बंक करने का रुझान है। उसके साथ साथ घर वालों की तरफ से और उस्ताज़ा की तरफ से प्रेशर आता है कि कुछ बन के दिखाओ, स्टडी के अंदर ग्रेड्स बहुत अच्छे चाहिए। पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे होते हैं बच्चे को कि आपने ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ बड़ा नाम आपने कमाना है। तो बहुत सारे इस तरह के प्रेशर्स जब किसी बच्चे के ऊपर डाले जाते हैं तो टीनेजर्स को हम लाख चाहें कि वो एडल्ट की तरह सोच सकता है, लेकिन अभी उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता। सो वहाँ पे बच्चे बहुत सारे इस तरह के प्रेशर्स के आगे गिव अप करते हैं और बाज़-औक़ात वो कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं इन प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए, जैसे ड्रग्स। क्या करें वालिदैन? क्या ये कहना छोड़ दें? वालिदैन कुछ गाइडलाइन तो देना कि अब बच्चों को कैसे समझाएं कि ज़िंदगी से अहम कोई बात नहीं, ग्रेड ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है, उनकी ज़िंदगी वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है। ये मैसेज कैसे दिया जाए कि बच्चे इसकी प्रायोरिटीज़ को समझें? मेरे ख्याल में कोविड ने एक जो अच्छी चीज हमें आइडेंटिफाई करके दी है वो ये है कि जिंदगी हर चीज से ज्यादा अहम है। कोविड के दौरान स्कूल्स बंद हो गए, हॉस्पिटल्स तक कम से कम खुलने की तरफ गए, हर चीज जो है वो बंद कर दी गई ताकि हम अपनी जिंदगी को महफूज बना सकें और इस सर्वाइवल की जंग के अंदर जीत सकें। सो पेरेंट्स को भी हमारे यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चे की एबिलिटीज डिफरेंट है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। बल्कि अब जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक गूगल है, फेसबुक है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल सेट मौजूद है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास आए, हम आपको असेस करेंगे और उसके ऊपर आपको जॉब्स देने की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल आने वाला वक्त जो है वो भी इंडिकेट करता है कि अब डिग्री उतनी अहम नहीं रहेगी। उसमें ये कहिएगा इसमें कि सबसे बड़ा मसला कंपटीशन कहा जाता है, और जो खानदान के अंदर का कंपटीशन है कि तुम्हारे चचा के बच्चे ने इतने नंबर लिए, ताया के बच्चे ने इतने नंबर लिए, मामा के बच्चे ने इतने नंबर लिए, तुमने इतने नंबर लिए, मेरे बच्चे ना सुन रहे हो। ये इतना बड़ा प्रेशर क्यों है? और हम जब स्टूडेंट होते हैं ये बात हम समझ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम पेरेंट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं तो हम भी ये बात भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चों पे वही प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं जो स्टूडेंट होते हुए हम समझ रहे होते हैं। हाँ, और ये जो हमजा कह रहे हैं ना, यकीन करें मैंने अपने आप को कई दफ़ा चेक किया है कि मैं यही बातें कर रही होती हूँ और फिर मैं खुद को समझा रही होती हूँ कि नहीं, ये नहीं करनी है। देखिए, अभी जब हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी की तरफ से, पीयर्स की तरफ से, तो पेरेंट्स भी उन प्रेशर्स को ले रहे होते हैं। पेरेंट्स का ख्याल है कि जिंदगी के अंदर स्टेटस तभी अच्छा बनाया जा सकता है जब बच्चा कोई अच्छी डिग्री लेकर आए, अच्छा कोई जॉब कर हो, ताकि वो टॉप नॉच पोजीशंस की तरफ जाए, तभी वो सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम जो है वो लोगों के ऊपर अपनी धाक पटा सकते हैं। हमें एक तो ये जो फॉल्स किस्म की ईगो है इसको थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है, और बच्चे जो है वो फूलों की तरह हैं, आप उन्हें जितना नशोनुमा देंगे वो उतना खिलेंगे, फले फूलेंगे, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो।
और अब जो दौर है वो बदलता जा रहा है। अब वो डॉक्टर इंजीनियर बनने वाला दौर महज नहीं रहा, अब बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी तरफ एक्सप्लोर कर। जो औरतें इनसिक्योर हो रही हैं कि ये अदम तहफ़्फ़ुज़, डर लगता है बाहर निकलते हुए, मुझे डर लगता है सफ़र करते हुए कि किस टाइम पे निकलना है, किस टाइम पे नहीं निकलना, क्या करना है, इसके बारे में गाइड कीजिएगा कुछ औरतों को, क्या कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से चलाएं। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो रिसेंट अनफॉर्चुनेट वाक़या है उसने हर एक को हिला के रख दिया है। और जब भी मुख्तलिफ लड़कियों से, ख़वातीन से बात करने का मौका मिलता है तो गमो गुस्से के साथ साथ ये तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है। सो यहाँ पे हम लड़कियों को ये कंसिडर करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करती तो हम क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सो अगर हम उन चीज़ों की तरफ चलना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में ग्रेजुअली ये चीज़ें जो है वो ख़वातीन भी कॉन्फिडेंस पकड़ेंगे। और फ़रा हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये भी है कि जब भी कोई एक मसला आता है तो उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म खबरें जो है वो आना शुरू होती हैं, जिससे लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह के जज्बात उभरते हैं। लेकिन चंद दिन के बाद जब कोई उससे ज़्यादा बड़ी खबर आती है तो फिर लोग जो है वो उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और वो खबर कहीं गुम हो जाती है, जबकि लोग उन एहसासात के साथ रहते हैं जो पहली खबर के साथ उनके अंदर नमूदार हुए। सो हमें ये भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि चीजें जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जानी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट है, जिसमें मीडिया का रोल है, जिसमें सोल्यूशन होना चाहिए। उज़मा सदाकत हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद थी। उज़मा, शुक्रिया आपका। हमें फॉलो भी करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि कल पूरी दुनिया में एक ऐसा दिन मनाया गया हमजा जो कि अल्जाइमर के बारे में आगाही का दिन था। और इससे पहले कि मेरा ख्याल है अल्जाइमर के बारे में बात करें, हमजा एक और इशू के बारे में मैं एक इंटरनेशनल स्टोरी है उसको टच करना हमें चाह रहे हैं कि, और बड़ा अहम है क्योंकि अमरीकी सदर से रिलेटेड है और अमरीकी सदर हमेशा अपने आप को किसी न किसी तरह ख़बरों में ज़रूर रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की कोशिश जो है अब वो स्टेट डिपार्टमेंट ने नाकाम बना दी है और ये ख़बर उन्होंने सामने लेके आया और कहा कि जी के अमरीकी सदर को जहरीला मवाद जो पार्सल था वो भिजवाया गया और स्क्रीनिंग के दौरान पता चल गया और ये पार्सल जो था कनाडा से भिजवाया गया था। फरा, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के इतने दुश्मन हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप खबरों में इन रहना चाहते हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं कुछ वाक़यात बढ़ते नहीं जा रहे ऐसे कि जो डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही मासूम किस्म का इंसान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, ये तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कहना कि असल में क्या है, लेकिन मुझे अर्तुगरुल याद आ गया। वो याद नहीं, उसमें भी बार बार जहर देना और ख़ासतौर पे इसी तरह से अर्तुगरुल को भी एक स्टेज पे इसी तरह से जहर भिजवाया गया। तो एक लेटर जो वो खोलता है और उसमें उसको वो जहर जो है, तो ये सिलसिला सदियों से राइज है। तमाम रहनुमा जो है वो इसको सफ़र करते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जहर खानी का हमने सुना। मुझे डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं इस्लामिक हिस्ट्री और उसके तरफ मेरा जहन गया तो मैंने 2 वाक़यात जो हैं ये आपके सामने रखे और उसके बारे में बात की। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं तेज़ी से अपनी स्टोरी की तरफ आना चाहूँगी, ये मेरे दिल के बड़े करीब है। हमारे बुढ़ापे में ये जो यादाश्त की कमज़ोरी या हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाना, जिसको बहुत सारे नाम सठिया जाना, इस तरह की बातें जो है कहना बड़ा आम है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई किया गया है एक बीमारी की सूरत में, अल्जाइमर जिसका नाम दिया गया है। अफसोसनाक बात यह है कि इसके इलाज अभी तक नहीं कुछ पता चल सका और इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इससे परहेज, इससे बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। फरा, आपने जिस तरह बात की, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं खुसूसन उनमें ये मामला बढ़ जाता है और फिर हम वो जो नाना नानी या दादा दादी होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे होते और कहते हैं ये तो वक्त के साथ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और अल्जाइमर डे के ऊपर जो है ना मीनार पाकिस्तान को भी कल सुर्ख कर दिया गया था। बिल्कुल, ये इसकी अहमियत का एहसास था कि पाकिस्तान में ओल्ड एज जैसे वो कल बात हो रही थी हमारी कोरोना के हवाले से कि हमारे यहाँ ज़्यादा मौत ना होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर औसत उम्र का तसव्वुर ही बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बुढ़ापे में जो केयर होती है, एक जिसे कहते हैं, अब एक बाकायदा मेडिकल की ब्रांच है जिसे कि बड़ी उम्र के लोगों की अफराद की केयर के साथ मंसूब किया जाता है, उसके बारे में तसव्वुर नहीं है। तो वहाँ पर यह है कि हमें अल्जाइमर के बारे में 30 साल 40 साल से बाजू का हमें अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। इस मर्ज़ के अलामात, भूल जाना, याद ना रहना, इसको लाइट नहीं ऐसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, वहाँ से आइडेंटिफाई करना चाहिए। नहीं, मैं फरा की तरफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने हमजा को कहा है और हमजा ने ये बात उठा के अल्जाइमर में नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फरा को चीज़ें याद रहती हैं, फरा आपको रास्ते याद रहते हैं, लोगों को रास्ते याद नहीं रहते, लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। आपने अक्सर देखा कि लोगों को कुछ पीछे पेपर लगा दिया जाता है, कुछ चिट पकड़ा दी जाती है कि अगर वो खो जाएं कहीं पर तो उनको वहाँ पर पहुँचा दिया जाए घर में। तो ये मामलात हैं कि आप भूलना शुरू कर देते हैं, आपको वाक़यात भूल जाते हैं, आप कहीं पर चीज़ रख कर भूल जाते हैं और फिर
मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे ये ज़रूरी नहीं है कि identification सारा करनी चाहिए। वक्त स्ट्रेस की वजह से, अगर ख़ानदान में इस तरह की हिस्ट्री चल रही है तो उसको देखना। और हम चूँकि इस वक्त हम डॉक्टर नहीं हैं तो हम आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो लेमैन नॉलेज है। आई विश के हमारे न्यूरोलॉजिस्ट से हमारा रब्ता हो जाता तो हम इसके बारे में ज़्यादा आगाही आपको दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रूर विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आज इजाज़त दीजिए, हमें कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।